यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाब होना, लड़ना पड़ता है। ऐसी कई लड़ाइयों का गवाह बनी है झारखंड की धरती। पहाड़िया विद्रोह, मांझी विद्रोह, तमाड़ विद्रोह से लेकर झारखंड अलग राज्य के गठन का आंदोलन लड़ते संभलते झारखंड आज 21 बरस का हो चुका है। स्वागत है आपका समाचार प्लस झारखंड बिहार में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज बात झारखंड के 21 सालों की, झारखंड के 21 सितारों की। झारखंड कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ यानी जंगल झाड़ी से है, इसलिए इसे झाड़ जंगलों का प्रदेश झारखंड कहते हैं। जल जंगल और जमीन की धरती झारखंड। 15 नवंबर 2000 ये वो तारीख थी जब बिहार से झारखंड राज्य का अलग गठन हुआ था, एक नए राज्य की स्थापना हुई थी। इन 21 सालों में हमने गिरती बनती सरकारें देखी, लूट देखी और गवाह उनके कामों के बने जिन्होंने झारखंड को देश के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई है। परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। दुनिया में वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके हुनर बोलते हैं। 21 सालों का हमारा झारखंड हो चुका है और 21 सालों में 21 रत्न इस झारखंड ने पूरे देश को दिए हैं। ये हमारी टीम है, समाचार प्लस झारखंड बिहार की टीम, और यही हमारे जूरी मेंबर्स भी हैं, हमारे सहयोगी जूरी मेंबर्स हैं, जिन्होंने उन 21 नामों का चयन किया है इस 21 साल के अवसर पर कि आखिर वो कौन से ऐसे लोग हैं हर क्षेत्र से, चाहे वो राजनीति हो, कला संस्कृति हो, खेल हो, जिन्होंने झारखंड के नाम को रोशन किया है, देश के मानचित्र में एक अलग पहचान दिलाई है। तो उन तमाम नामों को, उन तमाम लोगों के कामों को आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी, हमारे जो जूरी मेंबर्स ने उनको शॉर्टलिस्ट किया है, कौन वो नाम है और क्या उनकी भूमिका रही है। सबसे पहले अपने सबसे वरिष्ठ सहयोगी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ब्रजेश सर हमारे साथ हैं। सर, 21 सालों का झारखंड, 21 हीरे हम चुन रहे हैं, आपने किस हीरे को चुना है? देखिए, सबसे पहले अगर झारखंड की बात की जाए शारिफ, तो एक लंबे आंदोलन का इतिहास रहा और वर्ष 2000 में जब बिहार राज्य पुनर्गठन बिल की बात सामने आई और संसद ने उसे पारित किया, तो उसके बाद जो वर्तमान झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें एक उत्साह का संचार हुआ और लगा कि हम बिहार से अलग झारखंड की परिकल्पना जो कर रहे थे वो हमें वाकई में मिल गया। तो अगर सबसे बड़ी बात की जाए और एक ऐसे रत्न की बात की जाए तो ऑफ कोर्स एक बड़ा नाम उभर कर सामने आता है, वो है बड़े आंदोलनकारी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा से वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं। हालांकि जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था वो महासचिव के पद पर थे, विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष हुआ करते थे। ये 1970-71 की बात है। शिबू सोरेन का नाम अनडाउटली सबसे पहले पन्ने पर और सबसे प्राथमिकता के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि शिबू सोरेन, जिन्हें प्यार से हम गुरुजी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, शिबू सोरेन ने झारखंड के निर्माण में जो भूमिका निभाई, जिस तरीके से अपने शुरुआती दिनों में शिबू सोरेन महाजनी प्रथा या फिर सामंतवादी के खिलाफ जल जंगल की जमीन की लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ते गए, उसने झारखंड का प्लेटफॉर्म तैयार करना शुरू कर दिया। शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन का जो योगदान रहा है, गुरुजी का जो योगदान रहा है, वाकई वो झारखंड की राजनीति के गुरुजी रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से झारखंड की सेवा की, ये कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन गुरुजी ने लगभग 21 साल के झारखंड में अगर देखा जाए तो उनके राजनीति का अनुभव 51 साल से ज़्यादा का हो चुका है और आज भी उनसे बड़ा नाम, बड़ा चेहरा झारखंड में शायद ही कोई दूसरा हो। तो मैं तो सबसे पहले चयन करूंगा शिबू सोरेन का। झारखंड की सेवा, झारखंड की भावना, झारखंड की संस्कृति को अगर बचाने की बात किया जाए, उसे अक्षुण्ण रखकर आगे बढ़ाने की बात की जाए, तो शिबू सोरेन से दूसरा नाम शायद ही राजनीति के इस आसमान पर झारखंड में कोई दिखाई पड़ता है। मैं तो पहला
अगर स्थान दूंगा तो झारखंड के इस गठन के गौरव के लिए हमारे गुरुजी और शिबू सोरेन को। जाहिर तौर पर एक पत्रकार को आपने सुना है जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत पत्रकारिता की। यही वजह है कि इन्होंने उस रतन में सबसे ऊपर शिबू सोरेन का नाम लिया और साथ ही उनके योगदान को भी झारखंड में बताया और जो विवाद भी जुड़ा रहा शिबू सोरेन के साथ उसका भी जिक्र किया। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, प्रशांत भगत सर हैं, उनसे हम सीधे मुखातिब होंगे और उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत सर ने किसको चार्ट में रखा है। देखिए शारिफ, कोरोना का समय है, हम वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस साइलेंट वॉरियर की बात करूंगा। साइलेंट वॉरियर इसलिए कि ये काफ़ी सुर्खियों में नहीं रहते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर एसपी मुखर्जी को वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ झारखंड ज़रूर नमित करना चाहूँगा। एसपी मुखर्जी से मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने मरीज़ देखना तब शुरू किया जब वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और आज वो रिटायर होने के कई सालों बाद भी मरीजों की देखभाल आज भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हें तब मिली जब वो लगभग दशकों तक मरीजों का इलाज मात्र 5 रुपए में अपने छोटे से क्लिनिक में किया करते थे। तो ये उनका जुनून था, उनका जज्बा था मरीजों के लिए कि वो बस उनको ठीक करना चाहते थे और यही कारण था कि वो डॉक्टर एसपी मुखर्जी 2019 में उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। सरकार ने उनके अचीवमेंट्स को ये रिकॉग्नाइज भी किया और अभी कोरोना के दौर में भी डॉक्टर एसपी मुखर्जी लगभग सारे मरीजों को देखते थे, भले ही उन्हें कितनी देर भी बैठना पड़ना हो, वो बैठकर अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए वे देखते थे। और एक डॉक्टरी का जो प्रोफेशन है, उस जो शपथ लिया जाता है डॉक्टर के समय कि हम ये करेंगे, उस शपथ को इन्होंने बाकायदा कायम रखा और इसीलिए मेरे ज्वेल्स के रूप में जो मैं ये करूँगा वो डॉक्टर एसपी मुखर्जी रांची के। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है प्रशांत सर आपका, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में ये पेशा बदनाम हुआ है, कमर्शलाइज हो गया है और कई आरोप भी लगते रहे, उस वक्त भी एक ऐसा डॉक्टर हमारे बीच है जो आज भी 5 रुपए में लोगों की सेवा कर रहा है। हमारे एक और सहयोगी हैं हमारे साथ, कमल, और इनके पास जाएंगे और मुझे जो लग रहा है कि जो इनका टेम्परमेंट है रिपोर्टिंग का या पत्रकारिता का, तो ये अपने काम से जवाब देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने वैसे ही किसी ज्वेल को चुना है। किसको आपने चुना है कमल? देखिए शारिफ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि एक छोटे से शहर से वो निकले हैं, लेकिन जो पूरे विश्व में झारखंड और रांची का नाम जो है विश्व पटल पर लाया है, वो हमारे रांची के राजकुमार कहे जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और कहीं ना कहीं रांची शहर, छोटे शहर से वो निकले हैं और एक पहचान बनाई है। 1984 के बाद पहली बार जो वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है क्रिकेट टीम ने, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में की। वहीं 2007 में T20 विश्व कप भी जीता। तो कहीं ना कहीं वो हर क्रिकेट के फॉर्मेट में वो बेहतरीन साबित हुए हैं और लोग उनके एक ब्रांड के रूप में वो लोगों के सामने आए हैं। खास करके आइकॉन है वो युवाओं के, हर चीज़ में बेहतर करने का प्रयास करते आए हैं और झारखंड की पहचान भी उन्होंने बनाई है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 21 सितारों में, और ख़ासकर एक बात और कहना चाहूँगा कि 21 साल हो गए हैं झारखंड के, और लगभग 2001-2 में वो जिस समय अंडर 19 खेलते थे उस समय उनकी पहचान नहीं थी, लेकिन 21 साल बाद आज हम उनकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान बनाई है सितारे की। जाहिर तौर पर एक बड़ी पहचान बनाई है महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब अगले सहयोगी की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार हमें कहते हैं कि मेहनत करने से आदमी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ हाइट से रिलेटेड इन्होंने कुछ ज्वेल को चुना होगा। किसको आपने चुना है मनोज? मैंने अपना ज्वेल प्रेमलता अग्रवाल जी को चुना है। वो सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही हैं और उन्होंने सब विश्व के 7 चोटियों को फतह करने का काम किया है। हालांकि उनका जन्मस्थली जो है वो दार्जिलिंग उनकी जन्मभूमि रही है, लेकिन उनका संबंध, उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया बछेंद्री पाल से, जमशेदपुर जुगसलाई में रहकर ही लिया और
विश्व की 7 चोटियों को जब उन्होंने फतह किया तो झारखंड और पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया। पर देश का नाम रोशन किया है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इत्तेफाक रख रहे होंगे। हमारे जो सहयोगी, हमारे जो ज्यूरी मेंबर्स हैं, उन्होंने जो नाम लाए हैं, अब तक आप उन तमाम नामों से इत्तेफाक रख रहे होंगे। और मोइज़ हमारे साथ हैं, कला संस्कृति खेलकूद में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि उसेतर स्वास्थ्य की बहुत कवरेज करते हैं, आप इनको लगातार देखते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कला संस्कृति क्षेत्र से ही आपने किसी ज्वेल को चुना होगा। मोइज़ शारिफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक मौका दिया, आपने झारखंड के ऐसे लोगों की व्याख्या, लोगों की जानकारी के लिए। आपने एक बड़ा ही अच्छा शब्द कहा था, झारखंड। यानी झारखंड वो झारखंड है जहाँ पे आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ आदिवासियों की कला संस्कृति और सभ्यता देश दुनिया में व्याख्यात है। ऐसे में कह सकते हैं कि हमने जो जिन्हें चुना है वो है रामदयाल मुंडा। अगर मुंडा शब्द का जो बखान करेंगे तो मुंडा शब्द का बोध होता है आदिवासियों से, और झारखंड के आदिवासियों ने, खास करके यहाँ के जितने भी वीर शहीद हुए, ज़्यादातर उसमें अमूमन देखे गए आदिवासी ही नेतृत्व करता रहे हैं। ऐसे में रामदयाल मुंडा भी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका जन्म आपका झारखंड के रांची से कुछ दूरी में है, आपका बुंडू देवड़ी मंदिर के समीप दूरी गांव में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने हमेशा से खास करके आदिवासियों के लिए, मज़दूरों के लिए जो हक अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि रांची पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने आदिवासियों की जो आवाज़ होती है उसे बुलंद करने का काम किया। तो ऐसे में इनको ये कहना गलत नहीं होगा कि रामदयाल मुंडा आदिवासियों के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने झारखंड के लिए एक बड़ा बलिदान दिया। यहाँ के लोगों के लिए नेतृत्व करता जो रहे हैं, वो एक ऐसा नाम चेहरा है जो कि सितारों से कम नहीं है। शारिफ, जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात मोइज़ ने कही कि सितारों से कम नहीं, और सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। रामदयाल मुंडा जैसे लोग, और कला संस्कृति की बात हो रही, लोकगीत की बात हो रही है, तो अब वैसे लोगों की भी चर्चा होनी चाहिए जिन लोगों ने झारखंड को नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो पर, स्टेजेस पर नचाया है और कई सितारों को नचाया। हमारे साथ सुरीन है और उनसे मुखातिब होंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सुरीन का सितारा कौन है। कौन है सुरीन आपका सितारा? सितारा जिन्होंने झारखंड को और ख़ासकर रांची को एक पहचान दी, अलीशा, जो बहुत ही छोटी उम्र में डांस की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, और आज कई ऐसे बड़े सितारे हैं जो उनकी कोरियोग्राफी में डांस करना चाहते हैं। तो ऐसी ही एक रांची के छोटे से जगह किशोरगंज से में जन्म ली अलीशा सिंह ने अपनी गरीबी और मुफलिसी को तार तार करते हुए आज उस मुकाम को हासिल किया है। आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत अच्छा सिलेक्शन है हमारे सहयोगियों का, क्योंकि जिन लोगों की बात हो रही, जिन लोगों की चर्चा हो रही है, उनको ऐसा नहीं, जो कहा जाता है, एक कोट है कि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। कोई भी जो जूरी मेंबर्स ने जो नामों का जिक्र किया, कोई भी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून नहीं है। जद्दोजहद कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज वो 21 के लिस्ट में शामिल है, उनकी चर्चा की जा रही है। सर ने शुरुआत की थी शिबू सोरेन से और जस्टिफाई भी किया था कि क्यों उनको हमने इस लिस्ट में रखा है। अब दूसरा लिस्ट भी सर के पास है, दूसरा नाम भी है। सर दूसरा नंबर पे किसको आपने रखा है? हमारे समाचार प्लस झारखंड बिहार की तरफ से जो 21 सितारों की चर्चा की जा रही है, बहुत मेहनत से हमारे सहयोगी प्रशांत भगत जी ने ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। लेकिन 21 सितारों की बात की जाए तो मैं फिर से कहूँगा कि झारखंड में शिबू सोरेन के बाद अगर राजनीतिक फलक पर कोई दूसरा सितारा सामने नज़र आता है तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता वो बाबूलाल मरांडी हैं, जो झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। और बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से झारखंड को सजाने संवारने का काम अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किया, वो आज भी याद करते हैं। मैं उस समय से बाबूलाल मरांडी जी को कवर करता रहा हूँ, जितने सहृदय, निश्चल और साथ में एक विजन वाले नेता के तौर पर इनके विरोधी भी इनके मुरीद हैं। अगर शारिफ आपको याद होगा तो वर्ष 2000 में 15 नवंबर को
झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड राज्य का गठन हुआ था और 14 नवंबर की देर रात यानी 12 बजने के बाद जैसे ही 15 की तारीख आती है तो उस तारीख में बाबूलाल मरांडी शपथ लेते हैं। बाबूलाल मरांडी का जीवन बड़ा ही समर्पण की तरह, समर्पित भाव की तरह चला और बाबूलाल मरांडी लगभग जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल कैरियर को लेकर के चले तो ये सबसे पहले इनका रुझान एक प्राथमिक शिक्षक हुआ करते थे। इनका रुझान सबसे पहले आरएसएस की तरफ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक मतलब व्यवहारिक कार्यकर्ता के तौर पर, सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर, फिर उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद की इन्होंने सदस्यता ली और हर जगह पे आरएसएस के भाव को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और उसी समय जब इनका राजनीति में प्रवेश हुआ तो इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई और वो जिम्मेवारी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे झारखंड, जो वर्तमान हमारा झारखंड है, इसको वनांचल के नाम से पुकारने लगी थी और वनांचल प्रदेश के ये प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए और बाबूलाल मरांडी जी ने लगातार संघर्ष किया। बाबूलाल मरांडी जी के जो कार्य क्षमता है, जो नेतृत्व क्षमता है, जो दूरदर्शिता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हमारी तरफ से दूसरे सितारे के तौर पर झारखंड में अगर कोई है तो राजनीतिक फलक पर मैं बाबूलाल मरांडी जी को जरूर रखना चाहूँगा। जाहिर तौर पर तो दूसरे नंबर पर बाबूलाल मरांडी को रखा है ब्रिजेश जी ने और जो इन्होंने कहा वो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है राजनीति में। बाबूलाल मरांडी ने अपनी विचारधारा भी बदले, लंबे समय के लिए 14 वर्षों के लिए उन्होंने विचारधारा बदली, बावजूद इसके वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए और वापस से घर वापसी की है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं, आकाश जी हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं अधिकारियों को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर भी काफ़ी रुचि है इनकी। तो मुझे लग रहा है कि अधिकारियों के लिस्ट में, आपके लिस्ट में अधिकारी कोई शामिल है क्या? देखिए सारिफ जी, मेरे लिस्ट में अमित खरे शामिल हैं जो यहाँ के IAS अधिकारी रह चुके हैं और अब वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने कई IAS अधिकारियों को देखा होगा, राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, कहीं ना कहीं जिनकी सरकार होती है उनके लिए काम करते हैं। अमित खरे उनमें से सबसे अलग हैं क्योंकि वो किसी राजनीतिक दबाव में आज तक काम नहीं किए हैं। अमित खरे एक ऐसे IAS अधिकारी रहे हैं जिन्होंने सबसे बड़े घोटाले को उजागर करने में और उस मामले को सामने लाने में भूमिका निभाई थी। आपको पता होगा कि चारा घोटाला का जो सबसे बड़ा घोटाला उस समय माना जाता था, उस मामले में अमित खरे ने ही इस पर मामला दर्ज करवाया था। और वर्तमान में बात करें तो अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तेज तर्रार ये IAS अधिकारी रहे होंगे। उनको प्रधानमंत्री के सलाहकार बनने का मौका मिला है और उन्होंने कई अपने कार्यकाल में कई विभागों में और जहाँ भी रहे हैं कई अच्छे काम किए हैं जिनके लिए वो हमेशा जाने जाते रहे हैं और आगे भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो उनके अंदर काबिलियत है उन्हीं के वजह से उन्हें शामिल किया गया है उनके सलाहकार टीम में। सही तौर पर आकाश जी, और देश को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ड्राई ऑनेस्ट अधिकारी हैं और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर भी हैं और अंकुर का लिटरेचर और बिजनेस में काफ़ी इनकी रुचि है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके लिस्ट में ऐसे ही कोई लोग शामिल होंगे। कौन है आपके लिस्ट में अंकुर? बिल्कुल शारिफ, देखिए अभी IAS ऑफिसर की बात हो रही थी तो एक ऐसे पूर्व IAS ऑफिसर है रणेंद्र जी, जिनको जो साहित्य से जो है उन्होंने अलग पहचान बनाई थी। मैं आपको बता दूं कि उनकी लिखी हुई कई उपन्यास, ग्लोबल, गांव के देवता, रात बाकी, छप्पर पेंच जो लिखे हैं उनको एक विशेष पहचान दिलाई है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये एक पूर्व IAS ऑफिसर हैं और फिलहाल जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के अभी अध्यक्ष हैं। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक IAS ऑफिसर होने के बावजूद वो साहित्य में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और उनकी लिखी हुई कई जो उपन्यास हैं उनको जो है कई तरह के उनको अवार्ड मिले हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे लिस्ट में जो है रणेंद्र जी, उनको मैं जो है चुनता हूँ जी। जाहिर तौर पर एक अधिकारी जब कलम उठाता है लिखने के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए, समाज को बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं क्रांति ज़रूर आ जाती है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी अंकुर ने भी किया है।
और फिर प्रशांत जी से हम जुड़ेंगे। प्रशांत जी ने पहले डॉक्टर एसपी मुखर्जी का जिक्र किया था, अभी भी इनके लिस्ट में जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ उनके डेस्कटॉप पे खुली हुई है, ये बहुत ख़ास है, बहुत अलग है। कुछ जानकारी इनके बारे में, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं प्रशांत जी, मगर आपने किन वजहों से इनको चुना? बिल्कुल शारिफ जी, आपने दादा सिमोन ओरांव की तस्वीर दिखाई। अगर झारखंड अपने आज जल संरक्षण की बात करता है तो उसमें दादा सिमोन ओरांव का योगदान अतुलनीय है। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 1960 के दशक में अपना ये मुहिम शुरू किया था और एक तरह से इन्होंने, आप मानेंगे नहीं, इन्होंने कुदाल और फावड़े लेकर निकल पड़े थे कि हाँ मैं अपने गांव को बचाऊंगा, अपने इलाके को बचाऊंगा। उन दिनों गांव में बाढ़ आ जाती थी, गर्मियों के दिनों में सूखा पड़ जाता था। ऐसे में पानी को संरक्षित करना, बहुत कम पढ़े लिखे होकर भी इन्होंने पानी को कैसे संरक्षित करना है, कैसे बचाना है, उस क्षेत्र में एक बहुत ही उपयोगी काम किया। और लगभग इन्होंने 5 बांध बनाए, दर्जनों कुएं का निर्माण किया और खुद अपने बलबूते पर इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद से किसी के अकेले के बस की बात नहीं थी। हम सब उन्हें जल पुरुष के नाम से, वाटरमैन के नाम से जानते हैं। और यही कारण है, उन्होंने एक नारा भी दिया था शारिफ जी कि देखो, सीखो, करो, खाओ और खिलाओ। और आज हम अगर उन शब्दों को अगर ये करें, हम सब में इम्प्लीमेंट करें तो शायद से हम सब में कहीं ना कहीं वो सिमोन ओरांव दिखेगा। तो दादा सिमोन ओरांव से हम सब मुलाकात करते हैं और मैं भी आप लोग से यही बोलना चाहूँगा, आप झारखंड आते हैं, झारखंड में लोग आते हैं तो आप दादा सिमोन ओरांव की कुटिया में ज़रूर जाइएगा। बहुत ही सादगी, बहुत ही सिंप्लिसिटी वाला उनका लाइफ है और उनकी कुटिया में जाके एक अजीब सा आनंद होगा, उनके संघर्ष की कहानी आपको दिखेगी। तो मेरे एक ज्वेल्स हैं, एक रियल ज्वेल्स दादा सिमोन ओरांव। सही तौर पर कहा भी जाता है, जो जानकार है वो कहते हैं कि अगला जो विश्व युद्ध लड़ा जाएगा और उसकी वजह कहीं ना कहीं पानी बनेगी। और इस चीज़ को बहुत पहले ही भांपते हुए सिमोन दा ने जिस तरह से जल संरक्षण का काम शुरू किया और एक उदाहरण पेश किया है, ये बताने को काफ़ी है कि अगर छोटे पैमाने पर भी, छोटे स्तर पर भी हम अब शुरुआत कर दें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हो तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारे साथ नीरज, हमारे सहयोगी, और नीरज खासी रुचि रखते हैं स्पोर्ट्स में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई स्पोर्ट्स सेक्टर से, नीरज आपके ज्वेल कौन है? बिल्कुल, मेरे ज्वेल्स जो है स्पोर्ट्स सेक्टर के ही हैं। दीपिका कुमारी। दीपिका किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक समय था जब लोग क्रिकेट में ही रुचि रखते थे, क्रिकेट हर एक के जुबान पे रहता था, लेकिन दीपिका झारखंड की, रांची के रहने वाली एक ऐसी खिलाड़ी जो क्रिकेट के साथ साथ आर्चरी, जो लोग जानते भी नहीं थे, आर्चरी का नाम ना ही सिर्फ देश में विदेश में भी रोशन किया। और अभी जो है वो ऐसी अगर बोला जाए खिलाड़ी हैं जो अकेली 3 ओलंपिक खेल चुकी हैं, जिसमें रियो हो, लंदन ओलंपिक हो और अभी जो हाल में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि आर्चरी को एक नया मुकाम देने का जो काम किया वो दीपिका ने किया। छोटी सी फैमिली से आती है, फैमिली भी आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, लेकिन दीपिका ने ठाना कि हमें जो है वो आर्थिक रूप से उभर कर आगे आना है और अपना फैमिली को भी बेहतर बनाना है और आर्चरी को उस मुकाम पर ले जाना है कि आर्चरी देश और दुनिया में आर्चरी को लोग जाने और जो भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम सामने आए और आर्चरी को एक नया मुकाम मिले। जी सारी सही तौर पर, और ये एक उदाहरण भी सेट करते हैं जो नीरज ने बताया जिस तरह से कि बहुत मुफलिसी देखी दीपिका ने, मगर वो मुफलिसी कभी वजह नहीं बनी उनके आगे बढ़ने में। उन्होंने जद्दोजहद की मेहनत की और मेहनत रंग ला रहा है और तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। गोल्डन गर्ल के रूप में उन्हें जाना जाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं प्रभा, और प्रभा के ज्वेल कौन है, प्रभा ने किसको चुना है, काफ़ी मेहनत प्रभा ने की है उस लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए कि इनके ज्वेल कौन है आपके ज्वेल? जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि कैमरा हमारे डेस्कटॉप पे आए, और क्योंकि अभी इन दिनों काफ़ी खबरों में है, लेकिन जो लोग इन्हें नहीं जानते हैं उसके बारे में भी उन्हें थोड़ा बता दूं कि ये एक आम से दिखने वाली महिला जो बैठकर अभी चाय पी रही हैं, वो झारखंड की टाइग्रेस हैं। उन्हें टाइग्रेस का उपाधि दी गई है, जिन्हें इसी साल इसी महीने 9 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा उन 102 हस्तियों में शामिल किया गया है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
ये हैं छुटनी देवी जी। जी हाँ, छुटनी देवी, जो छुटनी, उनका असली नाम छुटनी महतो है, जिन्हें खुद उनके घर से डायन कह करके निकाल दिया गया था और आज उन्हें देवी की उपाधि दी जा रही है। 21 ज्वेल्स में इन्हें इंक्लूड करने का एक रीज़न तो है कि ये एक इंस्पिरेशन भी है, लोगों के लिए एक आइडल खड़ा कर रही है, और एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है झारखंड की। झारखंड के 21 साल बने हुए तो एक जो कलंक के तौर पर अभी भी है झारखंड में, वो है डायन प्रथा। उसको मिटाने के लिए ये 25 सालों से कोशिश कर रही हैं। और एक कहानी जो इन्हें और भी अलग करती है कि डायन जो प्रथा, जो रिवाज है, वो इन पर भी लागू हुई थी। इन्हें मजबूर किया गया था, जिसके कारण इन्हें अपने परिवार को छोड़ करके लगभग रात के 12 बजे वो अपने 4 बच्चों को लेकर के घर से निकल गई थी और गांव के बाहर पेड़ के पास लगभग 8 महीने तक ये यहाँ रही थी। उसके बाद ये एनजीओ से जुड़ी। उसके बाद इन्होंने तब सोचा कि जो चीज़ें इनके साथ हुई है वो आगे झारखंड की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, और अब जाकर के इन 25 सालों का नतीजा है कि वो लगभग 125 महिलाओं को इस डायन प्रथा से बचा चुकी हैं। और ये 125 महिलाएं अब एक समूह बना चुकी हैं और ये रहने वाली हैं सरायकेला की, जहां मायके में ये रहती हैं। और शुक्रिया प्रभा ने जिस तरह से जानकारी दी है और एक मैसेज भी इनकी जानकारी में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या मंजर रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा जब इनको प्रताड़ित किया जा रहा था छुटनी देवी को, मगर ये डरी नहीं, ये लड़ती रहीं और आज इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि वैसी तमाम पीड़ित महिलाओं की ये आवाज़ है। और अगर इस तरह का कहीं अंधविश्वास होता है तो सिर्फ छुटनी देवी का नाम मात्र भर ही उन औरतों को हौसला दे जाता है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है और बहुत बड़ी प्यारी तस्वीर इन्होंने अपने डेस्कटॉप पे लगा रखी है और ये बताने को काफ़ी है कि सुमित ने इनको ज्वेल चुना है। सुमित, क्या वजह रही इनको चुनने की? शादी सर, सबसे पहले तो ये बता दूं कि 21 साल झारखंड को हो गए हैं बिहार से अलग हुए, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड जो है वो जंगल ज़मीन का प्रदेश माना जाता है और लगभग झारखंड की जो पूरा जियोग्राफिकल एरिया उसका 30% जंगल है। लेकिन एक समय ऐसा था जब झारखंड के जो जंगल थे उनमें वन माफियाओं का बहुत ज़्यादा खौफ था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो भी पुलिसिया कार्रवाई होती थी उससे भी कोई हल नहीं निकल पाता था। ऐसे में एक ऐसी महिला निकल कर के सामने आई जिनकी जन्मभूमि तो उड़ीसा रही है, लेकिन इन्होंने शादी के बाद झारखंड को अपनी कर्मभूमि बना ली और वन माफियाओं से लोहा ले लिया इन्होंने। और जितने भी झारखंड के जो भी जंगल हैं, इन्होंने शुरुआत की अपने ही इलाके से। वहाँ पे जितने भी जंगल थे उनको बचाने के लिए एक आवाज़ उठाई और हर जन तक इसे पहुँचाने के लिए एक मुहिम शुरू की। हालांकि जब इन्होंने ये मुहिम शुरू की तब इनके घर वाले भी इनका साथ नहीं दे रहे थे। इनको वन माफियाओं की तरफ से धमकियां भी मिली, जान से मारने की धमकी मिली और इनको घर से निकालने की भी बात कही गई, लेकिन ये अडिग रही, इन्होंने हार नहीं मानी। और आज जमुना टुडू जी की मैं बात कर रहा हूँ, जमुना टुडू जिनको लेडी टार्जन भी कहा जाता है झारखंड की, और इन्होंने जंगल ज़मीन की जो प्रदेश हमारा जो झारखंड है उसको बचाने के लिए जो भी सराहनीय काम किया है उसके लिए 2019 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो ऐसी महिलाएं जितने भी हैं, ऐसी महिलाओं की हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है जो कि अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। जाहिर तौर पर ऐसे बहुत लोगों की आवश्यकता है और जो हमारे सहयोगियों ने, हमारे जूरी मेंबर्स ने जो नाम चयनित किया और उनकी जो जानकारी दे रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जानकारी हर एक शख्स को, चाहे वो झारखंड में रहने वाला हो या किसी दूसरे प्रदेश में रहने वाला, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये जानकारी कि कौन से लोग हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों से इंस्पिरेशन भी मिलती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं प्रियांशी, और प्रियांशी ने किसको अपने लिस्ट में शामिल किया है? स्पोर्ट्स में अच्छी रुचि है, तो मुझे उम्मीद है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कोई आपकी लिस्ट में? यस सर, झारखंड ने हमारे देश को कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन दिए और इनमें से एक ही रहा है सुमरई टेटे। तो सुमरई टेटे जो हैं वो ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित एक इकलौती ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने, मतलब पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल विमेंस हॉकी टीम को की प्रतिनिधित्व किया है। और अगर इनके बारे में कहा जाए तो ये एक छोटी सी कोशिश है जो आज बड़ा उदाहरण है उन सभी लड़कियों के लिए जो हॉकी या किसी भी अन्य खेल में रुचि रखती हैं। इन्होंने देश को निकी प्रधान, सलीमा टेटे जैसे बड़े खिलाड़ी दिए हैं और एक दशक तक देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्होंने देश के स्टेट लेवल प्लेयर्स को, हॉकी प्लेयर्स को कोचिंग भी दी है।
और सर मैं ये बताना चाहूँगी कि 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था टीम को, और इसके अलावा इनके नाम कई उपलब्धियां हैं। इन्होंने जब अपनी करियर की शुरुआत की थी तो एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड्स बहुत कम थे झारखंड में, और उसके बाद उन्होंने मिट्टी के मैदानों में खेलकर ये जो बुलंदी हासिल की है, इस पे मैं इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, इनसे बहुत इंस्पायर करती हैं ये, और मेरे अलावा हर झारखंड वासी, हर देशवासी इन पे बहुत गर्व महसूस करता है। हमें भी गर्व है इन पर, और जो हमारे सहयोगी और हमारे जूरी मेंबर्स ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें हर क्षेत्र से लोग हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, तमाम लोगों को शामिल किया गया। उनके बारे में जो जानकारियां दी जा रही हैं उन जानकारियों से आपको पता चल रहा होगा कि झारखंड में सच में जो नाम हमने दिया है 21 ज्वेल्स, वो डिज़र्व करता है ये नाम। और हमारे सहयोगी, हमारे साथ सीनियर सहयोगी हैं प्रमोद सर, और हर क्षेत्र की बात हो रही है, पत्रकारिता की बात नहीं हुई थी, तो मुझे पता है कि सर ने पत्रकारिता के क्षेत्र से किसी को लिस्ट में डाला। सर बलबीर सर का मैं नाम देख रहा हूँ, बलबीर सर क्या वजह रही सर? झारखंड और बिहार में जब भी पत्रकारिता की बात होगी तो बलबीर दत्त का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि झारखंड और बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से हुई है। 1963 में रांची एक्सप्रेस के संपादक के रूप में अपना इन्होंने पत्रकारिता का सफ़र शुरू किया था। आपको आश्चर्य होगा, करीब 60 साल बीतने जा रहे हैं, उनका ये सफ़र अभी भी जारी है। इन्होंने सिर्फ पत्रकारिता नहीं की बल्कि देश में भी अपनी एक पहचान बनाई है। इन्होंने पत्रकारिता नहीं की बल्कि इन्होंने पत्रकार तैयार करने का भी काम किया है। आपको विश्वास नहीं होगा, रांची विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर के रूप में इन्होंने करीब 25 वर्षों तक का अपना योगदान दिया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने पत्रकार तैयार करने में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। का मार्गदर्शन बलबीर सर का हम सबको मिलता रहे, और जैसा सर ने बताया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ काम इन्होंने किए, और उसके लिए लेकर सम्मान भी इनको मिला है। और हमारे साथ कमल हमारे सहयोगी, फिर इनसे जुड़ेंगे। झारखंड में आप निवास करते हैं या झारखंड कभी आपका आना हुआ, या झारखंड की कला संस्कृति को आप बहुत करीब से जानते हैं, तो एक गाने की धुन आपके लहू में कहीं रवानगी पैदा कर सकती है, वो चाहे झारखंड का कोरा हो या फिर लड़ाई छोड़ब नाही, एक लाइन बहुत मशहूर है। उस लाइन को किसने लिखा, किसने गाया और उनको क्या सम्मान मिला है, इसकी जानकारी ज़्यादा देंगे हमारे सहयोगी कमल। देखिए सारिफ, कहीं ना कहीं लोकगीत के मामले में मधु मंसूरी हंसमुख हैं, जो खासा पहचान एक कह सकते हैं कि लोकगीत के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। 75 वर्षीय हैं, लेकिन जो एक गाना है खास करके गीत है गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं, ये प्रचलित हुआ था झारखंड, छत्तीसगढ़ या बंगाल की बात करें, वहाँ आज भी जब भी आंदोलन होते हैं खासकर जल जंगल ज़मीन के लिए, तो उसके उस समय इसी गाने के धुन को लोग सामने रखते हैं। और ख़ास बात यह भी है कि हाल बीते सोमवार को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको एक सरल और सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और ख़ास करके जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। और लोकगीत लगभग उन्होंने 300 लोकगीत गाए हैं। ख़ास बात यह भी है कि 8 वर्ष की उम्र से ही वो लोकगीत गाते आए हैं, और काफ़ी नीचे स्तर से उठे हैं, और सरल सबसे मिलते भी हैं। तो एक कहा जा सकता है कि 21 वर्षों में झारखंड के सितारों में एक उनका भी नाम है, और आज भी वह लोकगीत लिखते हैं, सुबह उठते के साथ लिखते हैं और गाते हैं। उनका ये मानना है कि ये लोकगीत की लिखने और गाने की परंपरा जो है वो बरकरार रहे, युवाओं में ये प्रेरणा जागे, और ये बदस्तूर उनका ये कार्य जारी है। कहीं ना कहीं वो 21 सितारों में शामिल करने के कहा जा सकता है योग्य है। खूबसूरत सिलेक्शन है कमल आपका, और कहा जाता है कि किसी भी विकसित राज्य की या विकासशील राज्य की अगर परिभाषा जाननी है या उसके बारे में जानना है, तो वहाँ व्यापार की क्या स्थिति है, उससे आप समझ सकते हैं कि उस राज्य का विकास का क्या स्तर है। तो ऐसे में अंकुर ने, मुझे लग रहा है कि उसी क्षेत्र से किसी को लिस्ट में शामिल किया। किसको शामिल किया अंकुर जी? बिल्कुल शारिफ, मैंने पंकज पोदार और पुनीत पोदार का नाम जो है शामिल किया है, क्योंकि टेक्सटाइल की बात करें चाहे ऑटोमोबाइल की बात करें, वहाँ पर उनकी एक अलग पहचान है। लेकिन सबसे अलग जो पहचान है
जो 3 दोस्तों ने, पंकज पोदार, पुनीत पोदार और राजीव बरोलिया, मिलकर के दवाई दोस्त की शुरुआत की। और दवाई दोस्त जो है आज झारखंड में हर महीने 70,000 लोग जो हैं वो दवाई दोस्त में आते हैं। और कहीं ना कहीं जेनरिक दवाओं की बात करें तो 85% की छूट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलती है। तो अगर पुनीत पोदार और पंकज पोदार की बात करें तो अगर जो उनका बिज़नेस है, बिज़नेस से अलग जो ये काम कर रहे हैं, दवाई दोस्त की शुरुआत जो इन्होंने की है, आज लोग इनका जो है दवाई दोस्त जाते हैं और काफ़ी सुविधा लोगों को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा दूसरा नाम पंकज पोदार और पुनीत पोदार रहेगा। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है अंकुर का भी, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में लोगों पर दबाव पड़ता है, उसमें अगर कोई राहत दे रहा है तो वो बड़ी राहत होती है। और अब फिर हम अपने सहयोगी आकाश से जुड़ेंगे, और आकाश ने जिनको लिस्ट में रखा है वो कहा जाता है कि एम्बिशन जो होता है राजनीति में सबसे ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा। और आकाश के लिस्ट में वो शख्स है, वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत एम्बिशियस नहीं है, बहुत महत्वाकांक्षा उन्हें नहीं रखी। संगठन पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी सहज उसका निपटारा किया है। आकाश, क्या वजह रही आपकी चुनने की करिया जी? देखिए, मैंने करिया मुंडा जी को चुना है और करिया मुंडा जी का नाम ही काफ़ी है, आपके जेहन में उनका तस्वीर उनके नाम के साथ ही उभर कर आएगा। सिंपल, साधारण और मृदुभाषी करिया मुंडा जी। तो करिया मुंडा जी की उपलब्धि के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो बड़े पुरस्कारों में से शामिल है देश के। और उन्होंने अपने कैरियर में, लंबे राजनीतिक कैरियर में 8 बार सांसद, 4 बार उन्होंने मंत्री बनाए, केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं और 2 बार विधायक रहे हैं। तो उनकी राजनीतिक जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहा है और उन्होंने इतने लंबे सफ़र में कहीं से भी उनके जीवन में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो आज भी आप उनके गांव जाएंगे तो वही वो ग्रामीण वेशभूषा में नज़र आएंगे। ज़रूरत पड़ती है वो खेत में चले जाते हैं, हल चलाते हैं। और आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि उनकी बेटी रोड के किनारे आम बेच रही थी। तो ये सरलता इतने बड़े नेता होने के बावजूद अगर इनके परिवार में है तो समझ सकते हैं कितना उनमें ग्रामीण परिवेश में हो। चाहे जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो कुछ दिनों में ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, लंबे चौड़े बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन इनमें कभी भी ऐसी झलक इनके जीवन में नहीं आई। तो मैं अपना एक रत्न के रूप में झारखंड का करिया मुंडा जी को चुना हूँ, जो हमेशा से सीधे, सिंपल और सरल व्यक्ति रहे। बहुत ही अच्छी जस्टिफिकेशन है आकाश जी की और करिया जी को चुनने के लिए, करिया जी को लिस्ट में लाने के लिए। और बात सही भी, जैसा मैंने कहा कि बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, जो भूमिका मिली उसका निर्वहन किया है और आज भी बहुत सरल जीवन जीते हैं गांव के परिप्रेक्ष्य में। और गांव की बात हो रही है तब खेती की बात ना हो तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। नीरज, मुझे लगता है कि अगला जो इनका ज्वेल है वो किसान या कृषि से संबंधित है। कौन है और क्या वजह है नीरज? जी बिल्कुल, कृषि से ही संबंधित है। नकुल महतो रांची के पिठोरिया गांव से संबंध रखते हैं। नकुल ऐसे इंसान हैं, ऐसे कृषक है, क्योंकि राजधानी रांची और झारखंड की बात कर ले तो झारखंड कृषि के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन नकुल ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कृषक हैं जो अपनी पहचान बनाने के साथ साथ जो कृषि में होना चाहिए राजधानी का नाम, वो भी नाम लाए हैं सामने। और ना सिर्फ अपना बल्कि जो आसपास के गांव के लोग रहते हैं, जो ऐसे कृषक हैं जो खेती में मतलब किस तरह से उनको उपज जो है और बढ़ाना है, किस तरह से खेती करना है, उस प्रकार से भी वो उनको मदद करते हैं कि कैसे उनको खेती करना चाहिए और जो ज़मीन है उसमें उपजाऊ कितना हो सके उसको वो नोटिस करते हैं, साथ ही साथ बताते हैं। तो ये जो है ये शुरू से ही रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में शुरू किए थे अपना, उतना उनका नहीं था कि हम कैसे इसको उपज करें। उन्होंने इस क्षेत्र में मेहनत की कि कैसे हम जो है राजधानी के साथ साथ जो है खुद का और अपना जो गांव का है विकास करें। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने धीरे धीरे कृषि पद्धति को अपनाया और इसी क्षेत्र में वो आगे लगातार बढ़ते गए। और ना कि सिर्फ खुद को बल्कि जो आसपास के गांव थे या फिर जो भी उनके पास आते हैं उनको वो मदद करते हैं कि इस तरह से खेती होनी चाहिए, जिससे आप, एक तो हो गया कि आप खुद से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में वो विकास हो रहा है। ये कृषि का जो क्षेत्र है वो विकसित हो रहा है और साथ ही राजधानी रांची का नाम हो रहा है, यानी कि राजधानी रांची का नाम हो रहा है तो साथ ही साथ झारखंड का भी नाम रोशन हो रहा है। इसलिए नकुल महतो का नाम इस लिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नीरज, और अच्छी सिलेक्शन है आपकी। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये सिर्फ 21 ज्वेल अभी हमारे सहयोगी, हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं उन्होंने चुना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 21 लोग हैं जिन्होंने झारखंड का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मगर ये पहला प्रोग्राम हम इस 21 ज्वेल पर कर रहे हैं, तो इन लोगों की भूमिका काफ़ी अहम है। और आगे हम उन लोगों की भी चर्चा करेंगे, तमाम लोगों की जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। एक बार फिर मोइज़ से हम जुड़ेंगे। मोइज़, जो सीमाएं हैं, सीमाओं की बाधा को लांघते हुए किसी ने क्रांति की है, जो अगले ज्वेल आपके हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने शारिब की, क्रांति की है। तो झारखंड हमेशा से क्रांतिवीरों का राज्य रहा है। आज हम झारखंड राज्य के 18, 19, 20, 21, आज 21 वर्षों का झारखंड हो गया है। यहाँ के आंदोलनकारी कहें या क्रांतिवीर कहें, तो सभी ने देश दुनिया में राज्य का लोहा मनवाने का काम किया है। ऐसे में से ही एक क्रांतिकारी हमारे बीच जो रहे, उनका नाम है जिया दिरेज, जिन्हें हम एक सितारे का रूप दे सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी तस्वीर जिया दिरेज की हमारे सामने आई है, जो कि साइकिल पे सवार होकर, जिया दिरेज ये वही आदमी हैं जिन्होंने रोजगार, महिलाओं की स्थिति सहित भूख से रिलेटेड, यानी लोगों को खाना मुहैया कैसे हो, इस पर इन्होंने काम करने का काम किया। खास करके इन्होंने, ये तो एक अर्थशास्त्री भी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। यही वजह है कि साइकिल पे एक ये जो तस्वीर है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जिस तरह से घड़ी का जो चक्र होता है शारिब, उसी तरह से ये साइकिल का पहिया है। और ये पहिया बता रहा है कि समय चक्र जो घूम रहा है। इसी तरह से झारखंड की जो राजनीति रही, यहाँ झारखंड की राजनीति रही, यहाँ जब से गठन हुआ राज्य का, तब से कई सरकारें आई, 10-11 सरकारें आई, समय का पहिया बदलता गया, समय सरकारें बदलती गई। ऐसे में वर्तमान की हेमंत सरकार में भी, यहाँ भी हमारे एक सहयोगी ने भी बड़ा अच्छा बात कहा था कि यहाँ पे डायन प्रथा का मामला हुआ, भूख से मौतें का मामला हुआ, पलायन का मामला हुआ, इस तरह की कई मामले हुए। लेकिन भूख से लोगों की मौत, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक भूख से भात भात कहते हुए झारखंड की ही बेटी संतोषी मर गई थी भूख से। तो ऐसे में इन्हीं गरीब लोगों के लिए खासकर जिया दिरेज ने एक अभियान छेड़ा, और इन्होंने एक अपना अभियान में ये किया कि हंगर फॉर पब्लिक, यानी कि भूखों को खाना खिलाने का। यही एक अभियान उनका जो गढ़वा में भी एक शुरू हुआ था अभियान, जहाँ से NIA की टीम ने उसे राजद्रोह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इनके 2 सहयोगी भी थे। तो ऐसे ये क्रांतिवीर हैं, यानी कि झारखंड के क्रांतियों में से, क्रांतिवीरों में से जिया दिरेज एक है। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, हालांकि बेल्जियम की इनकी नागरिकता है, इसके बावजूद इन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, यहाँ की भूखमरी की समस्या देखते हुए, रोजगार की समस्या को देखते हुए इन्होंने झारखंड को अपनाया। और झारखंड में क्या कुछ समस्याएं हैं, डायन, पलायन, या जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी को उजागर करते हुए लोगों को, गरीबों को, यहाँ के उत्पीड़ित लोगों, जो पीड़ित लोग हैं, इनकी सहायता के लिए जिया दिरेज आगे आए। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा शारिब कि जिया दिरेज एक ऐसे सितारे हैं जो कि क्रांतिवीरों में से एक है, और इन्हें सलाम करता है अब भी झारखंड और पूरा देश। शारिब, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। और अगर आप काम करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति है, तो सरहदें कोई माने नहीं रखती हैं, सरहदों को लांघ कर भी काम किया जा सकता है। और हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो सर के साथ शुरुआत की थी, और अब फिर से इनसे मुखातिब होंगे। और 2 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव है पत्रकारिता क्षेत्र में। ब्रिजेश राय किसी परिचय के मोहताज ये नहीं है, और इनकी पत्रकारिता से इन्होंने कई बार अधिकारियों को राय दिया। अधिकारी इनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, तवज्जो देते हैं, इनसे राय शुमारी भी करते हैं। तो इन्होंने राजनेताओं का जिक्र किया था। अब जाहिर तौर पर कोई अधिकारी होंगे, और मैं देख रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे सर के खुले हुए हैं। राजीव कुमार को चुनने का सर क्या मकसद है? शारिब, बताना चाहूँगे कि किसी भी राज्य की स्वस्थ और मुकम्मल तस्वीर तब तक नहीं सजती जब तक वहाँ विधि व्यवस्था और खुशहाली ना हो। झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, तो विरासत में इसे जो कुछ मिला उसमें एक नक्सल समस्या बहुत बड़ी समस्या के तौर पर झारखंड को मिली। झारखंड में 19 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिसमें से 13 से 14 जिले अति नक्सल प्रभावित थे। 1981 बैच के IPS अधिकारी राजीव कुमार ने जिस तरीके से, जब वो DGP के पद पर आसीन हुए, तो उन्होंने जैसे एक गति दी नक्सल के खिलाफ अभियान को, पुलिसिया अभियान को। और बड़ी बात है कि इन्होंने सामाजिक पहलू को जोड़ते हुए
नक्सलियों के जो आंदोलन थे, जो उनकी आतंकी गतिविधियां थी, उनको दूर करने का प्रयास राजीव कुमार ने किया। और बड़ी बात यह है कि 2013-14 में इन्होंने, ये झारखंड के पहले डीजीपी थे, कि इन्होंने खुद मोर्चे पर AK-47 लेकर के नक्सलियों के खिलाफ इन्होंने कदम आगे बढ़ाया था। फिर 2002 की बात अगर हम करें तो इन्होंने एक नई पहल की थी। झारखंड हमारा नक्सल के आतंक से मुक्त हो, इसके लिए इन्होंने एक पहल की थी। एक नाटक इन्होंने शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था फिर एक नई सुबह होगी। और बड़ी दिलचस्प कहानी है, आज के झारखंड के जो युवा हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि जब राजीव कुमार ने एक नाटक लिखा फिर एक नई सुबह होगी, एक जागरूकता अभियान के तहत, पुलिस के ये DIG हुआ करते थे उस समय पलामू में। और बड़ी दिलचस्प पहलू यह है कि राजीव कुमार ने जब वो नाटक को प्ले करना शुरू किया तो लोग अचंभित रह गए, क्योंकि उस नाटक में काम करने वाले 80% किरदार निभाने वाले पुलिसकर्मी थे और पुलिसकर्मियों ने बड़ा सहयोग दिया। बाद में राजीव कुमार ने एक फिल्म भी बनाई जो नक्सल अभियान को लेकर की थी। फिल्म का नाम था प्रत्यावर्तन। जो सिलेक्शन है ज्वेलरीज का हमारे सहयोगियों का, ये आप इससे इत्तेफाक रखेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हर क्षेत्र से वैसे लोगों का नाम इस लिस्ट में आपको मिलेगा। 21 सालों का झारखंड हो गया और 21 हम ज्वेल्स ढूंढ कर लाए हर क्षेत्र से, और इन तमाम ज्वेल्स और झारखंड की तरफ से हम यही कहकर आपसे विदा लेंगे कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो आसमान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।